संघर्ष का अकेलापन जो काटता है वही दुनिया को उजाला बांटता है। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपने लोक प्रशासन के ऐसे टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप सभी की डिमांड पर हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है इस बार आपके एग्जाम में 40 से 50% क्वेश्चन ऑप्शन टाइप होंगे, जिस कारण एमसीक्यू क्वेश्चन को करना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो हम एक एक लेसन करके सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और साथ में मैं आपको जो भी आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन करवाए हैं मैंने उनको रिवीजन कराता चलूँगा। और रिवीजन इस प्रकार करेंगे कि आपको पता चले कि आपको कितना याद है और आपको कितना और पढ़ने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है मुख्य कार्यपालिका। जो हमारा पहला लेसन है उसका नाम है मुख्य कार्यपालिका। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, मैं बहुत बार बात कर चुका हूं कि सरकार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो होते हैं 3। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन सभी के बारे में मैं बेसिक क्लास में भी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका अर्थात सरकार का काम होता है कानूनों को लागू करना। जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं उन सभी कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना। ये सभी तीनों अंग अपने आप में स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। तो इसमें से इन तीनों में से आपका जो पहला लेसन है और जो दूसरा लेसन है वो डिपेंड करता है आपकी कार्यपालिका पर अर्थात सरकार पर। तो इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य कार्यपालिका का क्या रोल होता है, मुख्य कार्यपालिका क्या होती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा इस लेसन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था जो कार्यपालिका है उसके प्रकार बताने थे, जिसमें हमने 8 प्रकार के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी वास्तविक और नामात्र कार्यपालिका के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी एकल और बहुल कार्यपालिका के बारे में। और उसके बाद बात की थी हमने पैतृक और चुनी हुई कार्यपालिका के बारे में। दूसरा क्वेश्चन था जो हमारा था मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के बारे में बताना था। और तीसरा क्वेश्चन हमने इस लेसन में पढ़ा था वो था राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, उसमें संबंध क्या होते हैं और उसमें अंतर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बात की। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। यहां पर देखो इस लेसन का क्या रोल है। इस लेसन में क्या होता है, एक शब्द लिखता हूं मैं, इसी पर सारा गेम है। मैंने लिखा पावर अर्थात शक्ति। अब देखो इसी के आधार पर हम पूरी डेफिनेशन याद करेंगे। पावर का मतलब है शक्ति। क्या है? शक्ति। अब अगर पावर क्या है, जैसे कि अगर पावर एक हाथ में है तो कौन सी कार्यपालिका हो गई? एक कार्यपालिका। अगर जो ये पावर है कई हाथों में है तो ये पावर कौन सी कार्यपालिका हो गई? बहुल कार्यपालिका। अब बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका और नामात्र की कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है? जो ये पावर है वो राज्य के अध्यक्ष के पास होती है और वही उन शक्तियों का स्वयं प्रयोग करता है, वो खुद ही उन शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे कि हमने बात की थी राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में, उन्हीं के पास शक्ति होती है और वो ही खुद ही प्रयोग करता है। और नामात्र की क्या हो गई? नाम की तो पावर होगी किसी जो राज्य का अध्यक्ष है उसके पास, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कोई अन्य करता है। जैसे कि अगर भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में क्या है, नामात्र की जो कार्यपालिका है वो क्या है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? जो प्रधानमंत्री है। क्योंकि सभी जो हमारे देश का प्रशासन है वो चलता है किसके नाम पर है? राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री हो गया हमारा वास्तविक कार्यपालिका और जो राष्ट्रपति हो गया वो हो गया नामात्र की कार्यपालिका। अब संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की अगर बात करें तो अगर संसदीय शासन प्रणाली है किसी देश में तो वहां पर संसद कानून बनाएगी और उन कानूनों को लागू करेगी सरकार। और सरकार कौन बनाएगा? जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, और वही दल सरकार बनाएगा और
उनमें से कुछ मंत्रियों की मंत्री परिषद बनेगी और वही मंत्री परिषद क्या करेगी, इस पावर का प्रयोग करेगी। और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा अर्थात या बोले मुखिया होगा, वो होगा पीएम। तो पीएम क्या करेगा, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। और अगर बात करें अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की, तो इसमें जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसी के पास शक्ति होती है और वो खुद ही उन शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका अगर बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो गया इसका अमेरिका का राष्ट्रपति, क्योंकि जो कार्यपालिका है, सरकार है, उसकी सभी पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, और वो स्वयं ही उन शक्तियों का प्रयोग करता है। अगर बात करें पैतृक और चुनी हुई कार्यपालिका की, तो पैतृक कार्यपालिका होगी पीढ़ी दर पीढ़ी। पहले पिता था, पिता के पास पावर थी, फिर उसके लड़के के पास, फिर उसके लड़के के पास, तो इस प्रकार चलती रहेगी। इसे एक प्रकार से राजतंत्र बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, राजतंत्र। राजतंत्र में इसी प्रकार होता है, ठीक है। चुनी हुई कार्यपालिका क्या होती है, जिसको लोगों के द्वारा चुनाव के माध्यम से मत डालकर चुना जाता है, तो वो कौन सी होगी, चुनी हुई कार्यपालिका। तो ये आप सभी को मैंने रिवाइज करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन था मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य आपको याद होगा, एक शब्द था पोस्ट कोर, क्या था, पोस्ट कोर, आपको याद होगा। अब ये 7 इसके प्रशासनिक कार्य थे, इन्हीं के बारे में मैंने आपको कराया था। और जो तीसरा क्वेश्चन था वो था राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका वो है जिसको जनता चुनाव के माध्यम से चुनती है और एक निश्चित समय के लिए अर्थात 5 वर्ष के लिए चुनती है, ठीक है। जितने भी मंत्री हैं वो क्या हो गई, राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका बोल लो या लोक सेवक बोल लो या नौकरशाही बोल लो, एक ही बात है। तो ये कौन सी होती है, जिसको एक योग्यता के आधार पर चुना जाता है। जितने भी जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो सभी, जिनको हम लोक सेवक भी बोल देते हैं, नौकरशाही भी बोल देते हैं, वो सभी क्या है, स्थायी कार्यपालिका। तो ये 3 क्वेश्चन हमने इस लेसन में किए थे। अब आज बात करते हैं हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो जैसा कि आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है ऑप्शन टाइप, वो है कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करती है। क्या है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है। सरकार के कितने अंग की बात की हमने, 3, तो 3 में से एक अंग है कार्यपालिका, सरकार, ठीक है। तो सरकार का अंग जो कार्यपालिका है, सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करती है, यह कथन है। तो आपको सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि ये डेफिनेशन किन्होंने दी है। तो प्रोफेसर गार्नर, ऑप्शन बी है गिलक्राइस्ट और ऑप्शन सी है गैटल। तो किनका है ये, गिलक्राइस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी। ये जो शब्द हैं वो किसके हैं, गिलक्राइस्ट की। आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसकी और कोई ट्रिक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है व्यापक सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसी आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे एक व्यवस्थापिका ने अर्थात विधायिका संसद ने निर्धारित कर कानून के रूप में अभिव्यक्त किया है, कार्य रूप में परिणत करता है। अर्थात जो संसद के द्वारा कानून बनाया गया है, उस कानून को लागू करने में जिन जिन का रोल होता है वो क्या होता है, कार्यपालिका होती है। तो ये कथन किनके हैं, तो ऑप्शन ए है गैटल का, ऑप्शन बी है गिलक्राइस्ट का, ऑप्शन सी है प्रोफेसर गार्नर का और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड डी ग्रेजिया का। अल्फ्रेड डी ग्रेजिया की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई भी थी। तो ये किनके शब्द हैं, ये है प्रोफेसर गार्नर के। प्यारे बच्चों, इन डेफिनेशन को आपको पहचान करनी है, आपको ये नहीं आपको ये याद करनी है, आपको सिर्फ 1 या 2 डेफिनेशन याद करनी है, जो भी आपको ईजी लगे वो कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन टाइप में आपको पहचान करनी है, आप कैसे पहचान करोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो, तुलनात्मक रूप से शासन का कौन सा अंग अधिक प्रभावशाली होता है। अब कितने अंग बात की हमने, 3 में से कौन सा, अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो सबसे प्रभावशाली कौन होता है। तुलनात्मक तौर पर कह लो या व्यवहारिक तौर पर कह लो, तो जो कार्यपालिका है अर्थात सरकार है, उसका सबसे प्रभावशाली रोल होता है, ठीक है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, तो कौन सा आएगा ऑप्शन इसमें, कार्यपालिका। तीनों अंगों में से कार्यपालिका का सबसे अहम रोल होता है। चौथा क्वेश्चन है, अपने विस्तृत रूप में कार्यपालिका में विधायी और न्यायिक कार्यों को करने वाले अधिकारी को छोड़कर, क्या, विधायी और न्यायिक अर्थात संसद से रिलेटेड और जो कोर्ट है, न्यायालय है, उससे रिलेटेड कार्यों को करने वाले अधिकारी को छोड़कर
सभी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो स्थायी कार्यपालिका के हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यपालिका के हो, ठीक है, कर्मचारी शामिल हैं जो कानूनी रूप से प्रदर्शित राज्य की इच्छा को लागू करने से संबंधित है। तो ये कहते हैं, यह परिभाषा है। तो ऑप्शन ए है विलोबी, ऑप्शन बी है गैटल, ऑप्शन सी है लोबेल और ऑप्शन डी है लास्की। तो ये ऑप्शन बी आएगा, गैटल की ये परिभाषा है। तो आगे बात करते हैं हम। हमारा 5वां क्वेश्चन है, पैतृक कार्यपालिका का उदाहरण क्या है। जी हाँ, हमने यहां पढ़ा था, बताया था मैंने आपको, पैतृक कार्यपालिका का उदाहरण है। तो देखो यहां पर राजतंत्र किस देश में है, भारत में नहीं है, चीन में नहीं है, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में क्या है, एक राजा होता है, ठीक है, और उसके बाद उसका जो जितनी भी पावर उसके पास, उसके बाद बच्चे के पास आ जाती है, उसकी जो बच्चा है उसके पास, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर बात करें हम भारत की, कंपेयर करें तो भारत का राष्ट्रपति और इंग्लैंड का राजा, ठीक है, तो इनका समान पद है। हमारे यहाँ सबसे पहला नागरिक और सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, और वहां पर है क्या, राजा। लेकिन उनके यहाँ भी सभी पावर किसके पास होती है, पीएम के पास। और हमारे यहाँ भी जो पावर होती है एक्चुअल में वो किसके पास होती है, पीएम के पास। तो इंग्लैंड या जापान की बात करो या नेपाल की बात करो, तो यहाँ पर क्या है, पैतृक कार्यपालिका है। कहाँ कहाँ, इंग्लैंड, नेपाल और जापान। याद रखना, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है भारत में बहुल कार्यपालिका है या नहीं है, सोचो। बी ऑप्शन है जापान और ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक संघीय परिषद है जिसके पास ये कार्यपालिका की सभी पावर्स होती हैं, और उस संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। भारत में मनोनीत कार्यपालिका का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, मनोनीत तो नहीं होता, हमने बात की थी पहले। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है। ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, इसका भी चुनाव होता है। और ऑप्शन डी बचा हमारे पास राज्यपाल। तो राज्यपाल होता है जो मनोनीत कार्यपालिका होती है, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता, ये मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन 8 है, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो कितने होते हैं, 7 सदस्य, अभी बताया था मैंने। 9वां क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक रूप में मुख्य कार्यपालिका है। अगर वास्तविक रूप में पूछे, वास्तविक कार्यपालिका पूछे, तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है भारत में, पीएम। कौन है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और नामांतर की पूछे तो कौन है, राष्ट्रपति। कौन है बेटा, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2 नंबर में ऑप्शन टाइप में भी आएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, कार्यपालिका वह है जो किसी भी प्रकार के संगठन की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में भाग लेती है। वह इनके लिए सामान्य मार्ग भी निश्चित करती है। यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा मैंने लिखवाई है, तो आपको याद होगा ये किनकी परिभाषा है, अल्फ्रेड डी ग्रेजिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक दृष्टि से मुख्य कार्यपालिका है। तो संवैधानिक दृष्टि से पूछे या नामांतर की दृष्टि से पूछे तो कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक तौर पर प्राइम मिनिस्टर। तो ये शब्द याद रखना, संवैधानिक दृष्टि से या नामांतर की दृष्टि से पूछे। निम्नलिखित में से मुख्य कार्यपालिका के प्रकार हैं, संसदीय कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, तानाशाह कार्यपालिका। तो ये तीनों ही कार्यपालिका के प्रकार हैं। तानाशाह कार्यपालिका वो होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, तो वो तानाशाह सरकार थी, वो तानाशाह कार्यपालिका थी। स्थायी कार्यपालिका के बारे में बता चुका हूं, यहाँ पर लोक सेवक होते हैं जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो। संसदीय कार्यपालिका की मैं बता चुका हूं, यहाँ पर हमने बताया। उसके बाद है निम्नलिखित में से मुख्य 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्य कार्यपालिका के कार्य हैं, राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, दूसरा क्वेश्चन। मुख्य कार्यपालिका के कार्य कौन से हैं, राजनीतिक भी और प्रशासनिक भी। प्रशासनिक में हमने बात की थी पोस्ट कोर्प के बारे में, ये 7 कार्य थे प्रशासनिक किनके, तो कौन से आएंगे, ए और बी दोनों। 14वां क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका नहीं पाई जाती। तो नेपाल में, जापान में और भारत में और अमेरिका में। तो संसदीय कार्यपालिका नहीं पाई जाती, तो कहां पर, अमेरिका में। अमेरिका में कौन सी पाई जाती है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कौन सी, अध्यक्षात्मक। भारत में भी, नेपाल में भी और जापान में भी कौन सी मिलती है, संसदीय कार्यपालिका। उसके बाद है, निम्नलिखित में से सफल कार्यपालिका के गुण हैं, अच्छा नेतृत्व,
जो मुख्य कार्यपालक है अर्थात राष्ट्रपति है। अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, सबल व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रशासकीय गुण होने चाहिए और उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी इनके गुण हैं। 16वां क्वेश्चन है, अध्यक्षीय कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सी? अध्यक्ष कार्यपालिका ये रही। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सा था इसका? अमेरिका। भारत में नहीं है, संसदीय है। जापान में भी नहीं है, नेपाल में भी नहीं है। तो कौन सा बच गया? अमेरिका। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पैतृक कार्यपालिका पाई जाती है। तो ब्रिटेन में पैतृक कार्यपालिका है, इंग्लैंड में, नेपाल में पैतृक कार्यपालिका है, जापान में पैतृक कार्यपालिका है। तो उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, ये 17 क्वेश्चन के बारे में हमने बात की। कल फिर हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं कैसी लगी क्लास। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।